आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कर्वेचर एंड टॉर्सन ऑफ एनी कर्व। पिछले लेक्चर में भी थोड़ा इसका आपको बताया था मैंने इसके बारे में, लेकिन आगे की जो भी स्टडी करेंगे हम लोग वो डायरेक्ट एमसीक्यू को बेस मान करके करेंगे, यानी कि प्रूफ नहीं करेंगे, ऐसा डिसाइड किया है सभी स्टूडेंट्स ने। तो आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, जो कपा है कर्वेचर उसका होता है आर डैश, यानी के की जो वैल्यू लिखी जाएगी एज ए नोट्स बनाइए आप लोग अपने पॉइंट वाइज, ठीक है। आर डैश क्रॉस आर डबल डैश, कॉपी पर इन सब पॉइंट्स को लिखते जाएंगे सो दैट कि आप रिवीजन बहुत तेजी से कर सके एग्जाम से पहले। ठीक, अब पूरा एक एक प्रूफ हम नहीं कराएंगे इसमें आपको, ठीक है। और एक फार्मूला ये हो गया, ये फार्मूले भी याद करिए, एग्जाम में एमसीक्यू के आधार पर डायरेक्ट फार्मूले भी आ सकते हैं आपके, ठीक। और k इज इक्वल टू आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट अपॉन में मॉड ऑफ आर डॉट का क्यूब, ये हो गया दूसरा फार्मूला। इन दो फार्मूले आपको के याद करके चलना है। इसी तरीके से एक फार्मूला आप याद कर लीजिए टाउ के लिए, टाउ यानी टॉर्सन, टॉर्सन ने बताया था ना, मरोड़ होती है जो उसके अंदर, ठीक। यहां पर जो आप लिखेंगे वो फार्मूला है आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश अपॉन में मॉड ऑफ आर डैश क्रॉस आर डबल डैश का होल स्क्वायर। एग्जाम में आपके एमसीक्यू में डायरेक्टली ये फार्मूले भी पूछे जा सकते हैं, तो जब याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। इनकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिए लिख लिख कर। चौथा, जैसे हम पॉइंट वाइज बताते भी चल रहे हैं आपको कि क्या क्या पॉइंट्स आपको नोट्स में बनाने हैं, ठीक। ये 4 पॉइंट आपको अपनी कॉपी पर लिखने होंगे सो दैट कि आप एग्जाम जब देने जा रहे हो तो उससे पहले आप अपनी कॉपी ओपन करेंगे और तुरंत आपको जो है ये रिकॉल हो जाएगा और आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे वहां पर, ठीक है। ऑप्शन सही सही लिख पाएंगे। तो ये 4 पॉइंट हो गए, आपको इन्हें याद कर लीजिए। इसी में हम आपको बताएंगे कि दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो और कौन से हैं जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देखिए, एक पॉइंट ये नोट करिए, 4 वो हो गए थे। मान लीजिए 5वां पॉइंट ये है कि आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू बी ए स्ट्रेट लाइन। देखिए, कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन है उसके लिए कपा जो है वो 0 होना चाहिए। तो कपा 0 होने का मतलब क्या हुआ, देखिए ऊपर जो 4 फार्मूले आपके पास हैं, अगर ये आप 0 कर देंगे, कपा 0 कर देंगे तो ये से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि के कब 0 होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता वरना डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो अगर आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट 0 हो जाता है तो फिर आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा या के 0 हो जाए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। एक पॉइंट इसके अंदर नहीं लिखा है, वो मैं लिख देता हूं, टाउ 0 होना, यानी प्लेन कर्व, प्लेन कर्व हो जाए। प्लेन कर्व मतलब ट्विस्टिंग ना हो। क्या कंडीशन है, आर डॉट आर डबल, ये न्यूमिनेटर 0 हो जाए इसका, ठीक है। आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो फिर ये आपका प्लेन कर्व होगा, राइट। तो याद कर लीजिएगा। हो सकता है कोई एक प्रॉब्लम छोटी सी आपकी आ जाए एग्जाम में कि कर्वेचर या टॉर्सन निकाले, तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इतने बड़े नहीं आएंगे। तो आर इज इक्वल टू जैसे ये दिया हुआ है तो बहुत सिंपल है, केवल फार्मूला बेस्ड है। आप आर लिख लीजिए, आर डॉट लिख लीजिए, आर डबल डॉट लिख लीजिए, आर ट्रिपल डॉट लिख लीजिए, राइट। और जैसा जैसा आपसे फार्मूले में कहा गया है उस हिसाब से ये निकाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप निकालेंगे तो आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट निकाल लेंगे, ठीक। और यहाँ पर मॉड ऑफ आर डॉट स्क्वायर निकालें, के का फार्मूला होता है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो के और टाउ आपका आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती है किसी में निकालने में तो नेक्स्ट लेक्चर में आप हमसे पूछ सकते हैं, स्पेशली कि हम भी निकाल नहीं पाए थे इसमें सर, ठीक। तो ये रिलेशन याद रखिए, ये एग्जांपल्स हैं, चाहे तो इन्हें करें और चाहे तो ना करें, बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक। ये कुछ रिजल्ट हैं जो शो दैट सेट फ्रंट फार्मूले कैन बी रिटन इनटू द फॉर्म। जैसे कि dt बाई ds को याद कर डालिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि t डैश इज इक्वल टू ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, या डब्ल्यू भी पढ़ते हैं कुछ लोग इसको टी, ठीक है। अब ये डब्ल्यू है क्या आपका, डब्ल्यू क्रॉस टी, ये भी वेक्टर है। इसका एक फार्मूला होता है यहाँ पर, ये सबसे नीचे दिया हुआ, डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ टी प्लस के बी। ये याद रखिएगा, डब्ल्यू की जगह वैल्यू क्या रखी है, डब्ल्यू की जगह टाउ टी प्लस के बी रख दिया जाए तो ये आपका जनरेट हो जाएगा। कौन सा, टी डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू क्रॉस टी। ये सेट किया था, कहिए करके दिखा देते हैं आपको तो उससे आपको और आसानी हो जाएगी। देखिए डी टी बाई डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, डी, और तो आप प्रूफ कर लेना तो याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। डी टी बाई डी एस, ये इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। डी टी बाई डी एस को के एन लिख सकते हैं, एन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी क्रॉस टी, ये हमने एन लिख दिया, ठीक। फिर हमने यहाँ अपने आप से टी क्रॉस टी बढ़ा लिया,
ऐसा इसलिए किया है कि आगे चल करके हमको ये एक एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, यानी सब जगह सिमेट्रिकल रखेंगे। एक बात बहुत अच्छे से नोटिस करिए, तो यहाँ डेरिवेटिव टी डैश का है और रिजल्ट भी टी में है, डब्ल्यू क्रॉस टी। यहाँ डेरिवेटिव देखिए एन डैश है और ये है डब्ल्यू क्रॉस एन, एन डैश भी एन के फॉर्म में है, ठीक। ये देखिए बी डैश है, तो बी डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू क्रॉस बी, यानी बी का डेरिवेटिव बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आ रहा है, क्लियर। तो यहां पर हमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि ये लिख दे टी क्रॉस टी तो जीरो होता है ना, आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। टी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कॉमन मान ले लीजिए, टी इधर की तरफ राइट में, तो क्या बचेगा आपके पास टाउ टी प्लस के बी, और टाउ टी प्लस के बी को हम वही लिख देंगे बाद में चल करके, सब जगह डब्ल्यू लिख दिया जाएगा। जैसे एन वाले में देखिए टाउ बी माइनस के टी होता है एन, यहाँ टी क्रॉस एन, बी को लिख लिया और इसको लिखा माइनस टी को लिख सकते हैं बी क्रॉस एन, ठीक। यहाँ आपने एन को बाहर ले लिया क्रॉस में, क्लियर। अब क्या होगा कि ये फिर देखिए वही चीज आ गई, यानी टाउ टी प्लस के बी हम हर एक्सप्रेशन में क्रिएट कर रहे हैं, टाउ टी प्लस के बी, क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास ये एक्चुअली में मुझे लग रहा है बी डैश होगा, ये बी डैश होना चाहिए, टी एन बी डी बी बाई डी एस, ठीक। ये बी डैश हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए आपने एन को लिख लिया माइनस एन को टाउ टी क्रॉस बी, और जो बी क्रॉस बी अपनी तरफ से जोड़ लिया क्रॉस करके, प्लस के बी क्रॉस बी इसलिए कर लिया हम लोगों ने क्योंकि अगर हम बी अगर इधर बाहर ले लेते हैं कॉमन, बी ले लिया आपने, तो टाउ टी प्लस के फिर के बी क्रिएट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने किया क्या, इन तीनों प्रूविंग के दौरान यहाँ पर ये टाउ टी प्लस के बी, टाउ टी प्लस के बी, टाउ टी प्लस के बी क्रिएट कर लिया, और बाद में इसी को हमने डब्ल्यू रख दिया, तो डब्ल्यू टी हो गया, ये वाला डब्ल्यू क्रॉस एन हो गया, वेक्टर ही रहेगा आपका, और ये देखा जाए तो डब्ल्यू क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये तीनों ऑप्शन, तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, हो सकता है सेट पूछ लिया जाए आपसे, बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ एक दो रिजल्ट हैं जो याद करते चलिएगा, ठीक। जैसे कि ये चीज है टी डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू माइनस के टाउ होता है, इसको प्रूफ करिए, आप कर सकते हैं। ये वाला रिजल्ट आप याद कर रखिएगा, आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश की वैल्यू जो है 1/ρ² सिग्मा होती है, ठीक है। अभी आप पूछेंगे कि सर अभी कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए तो आपको पूरा क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। अगर आप पूरा क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टी, इसका लेफ्ट हैंड देखा जाए, और इसको लिखेंगे आप टी डैश, फिर इसको आप लिखेंगे टी डबल डैश, राइट। तो इसको लिख सकते हैं फिर टी डॉट टी डैश क्रॉस टी डबल डैश, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। टी डैश, अब टी डैश की वैल्यू पुट करेंगे, टी डबल डैश की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को अपने आप करिए, कोई प्रॉब्लम आती तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये किया जा सकता है आपका। ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, इनको आप केवल रिजल्ट ही याद कर लीजिए, के क्यूब के टाउ डैश माइनस के डैश टाउ इक्वल टू के की पावर 5 डी डी एस अपॉन टाउ अपॉन के, राइट, ये याद करिए। फिर आता है कॉन्टेक्ट बिटवीन कर्व्स एंड सरफेसेस, तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। अब एक टॉपिक है आपके पास कॉन्टेक्ट बिटवीन कर्व एंड सरफेस, ठीक। यानी कोई भी सरफेस है और उस पर कर्व है आपका, तो उसका जो कांटेक्ट है वो कितने ऑर्डर का होगा, बेसिकली आपको इसमें याद रखना होगा। इफ ए कर्व एंड सरफेस हैव ए सर्टेन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स इन कॉमन, यानी सरफेस में और कर्व में अगर कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है कॉमन हो जाते हैं, देन आर सेड टू हैव ए कांटेक्ट ऑफ सर्टेन ऑर्डर, तब उसको हम कहते हैं कि कांटेक्ट सर्टेन ऑर्डर का है। इसके लिए आपको बेसिकली ये देखना होगा कि एन ऑर्डर का कांटेक्ट कब कहलाता है, कोई पॉइंट पर आकर के। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, इफ एफ ऑफ यू नॉट प्लस एफ डैश यू नॉट इज इक्वल टू 0 बट एफ ट्रिपल डैश यू नॉट इक्वल टू 0 देन यू इक्वल टू यू नॉट, द कर्व एंड सरफेस आर सेड टू हैव द कांटेक्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसके सब पॉइंट वाइज, द कर्व एंड सरफेस आर सेड टू हैव द कांटेक्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। द फर्स्ट ऑर्डर का कांटेक्ट कहलाएगा अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव उस सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 फर्स्ट ऑर्डर का कांटेक्ट होता है, या इसको 2 पॉइंट कांटेक्ट कहा जाता है। 2 पॉइंट कांटेक्ट में होता क्या है कि 2 पॉइंट एक ही हो जाते हैं, एक ही जगह जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट कांटेक्ट, इसके लिए बहुत स्टडी करनी तो आप उसमें जाइए, क्या नाम है, कोऑर्डिनेट में जाइए आप, डबल कांटेक्ट एक चैप्टर था,
वहां पर आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। इफ द कॉन्टेक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर यानी 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट कहते हैं, देन इक्वेशन एफ यू इज इक्वल टू 0 हैज 3 रूट्स इक्वल टू यू नॉट। देख रहे हैं, यानी कि इसी इक्वेशन के 3 रूट्स हो जाएंगे जो कि इक्वल हो जाएंगे, क्लियर। और डबल में होगा कि 2 रूट्स इक्वल हो जाएंगे, क्लियर। एंड देन एफ यू यू डैश यू डबल डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये एफ ट्रिपल डैश यू नॉट इक्वल टू 0। इसको सेकंड ऑर्डर कहते हैं या 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट कहते हैं। सेकंड ऑर्डर का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक उस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, और एफ ट्रिपल डैश यू नॉट नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर nth ऑर्डर का है, इन जनरल द कॉन्टेक्ट इज nth ऑर्डर, तो यहाँ पर nth ऑर्डर में जाएंगे तो एफ यू नॉट इक्वल टू एफ डैश यू नॉट प्लस एफ डबल डैश यू नॉट अप टू कहाँ तक, nth डेरिवेटिव तक, क्योंकि nth ऑर्डर का कॉन्टेक्ट है, ठीक है। और एफ एन प्लस 1th डेरिवेटिव एट द पॉइंट यू नॉट विल नॉट बी इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि अगला पॉइंट है कि ये शो दैट ना करिए, इसको बस यहां से याद कर लीजिए ये रिजल्ट आप। द ऑसिलेटिंग प्लेन एट पी, एट पॉइंट पी होगा बेसिकली, एट पी हैज इन जनरल 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर विद द कर्व एट पी। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे ये कि ऑसिलेटिंग प्लेन का जो कॉन्टेक्ट है वो कितने ऑर्डर का होता है या कितने पॉइंट का होता है, तो कितने पॉइंट का होता है, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर विद द कर्व एट पी। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। तो ये याद करना है कुल मिलाकर के। फिर एक होता है ऑसिलेटिंग स्फीयर, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक कर्व है, ठीक, स्पेस कर्व है, और उस स्पेस कर्व को टच करता हुआ, देखिए ये स्पेस कर्व है आपका, उसको टच करता हुआ एक स्फीयर है, क्लियर, उसे हम ऑसिलेटिंग स्फीयर कहते हैं। तो किसे कहते हैं, डेफिनेशन भी हम बता दे रहे हैं, या आप ये वाली याद करिए, दूसरी वाली। तो ऑसिलेटिंग स्फीयर एट ए पॉइंट पी ऑन ए कर्व इज द स्फीयर व्हिच हैज 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट विद द कर्व एट पी। तो ऑसिलेटिंग स्फीयर का कितने पॉइंट का कॉन्टेक्ट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसकी, इसे कहते हैं 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट। तो ऑसिलेटिंग स्फीयर हैज 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट निकल करके आ गया, इसके नोट्स बनाइएगा आप लोग, ठीक। तो आपको याद हो जाएगा कि ऑसिलेटिंग स्फीयर किसे कहते हैं, वो तो आपको दिख ही रहा फिगर से, क्लियर। तो उसे 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट कहा जाता है, क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। टू फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ द ऑसिलेटिंग स्फीयर, इसके फार्मूले आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसका फार्मूला जो सेंटर का है और जो रेडियस का है वो ये है, आपको ये दोनों याद करने पड़ेंगे। ये फार्मूला जो सेंटर का है ये होता है C इक्वल टू आर प्लस रो एन प्लस सिग्मा रो डैश बी, ठीक। ये फार्मूला आपको लर्न करना है, ये ऑसिलेटिंग स्फीयर का है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, बिल्कुल श्योर है कि ये आएगा। अभी हम भी एमसीक्यू आपसे डिस्कस करेंगे। अब हमारा एक काम ये होगा कि चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत हम आपसे केवल एमसीक्यू ही डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, रेडियस का फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर रो डैश स्क्वायर, बस इसको भी आप लर्न कर लीजिए। दिस गिव्स द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कर्वेचर। प्रूविंग तो बहुत बड़ी है इसकी, 15-15 20-20 मिनट लगता है एक एक प्रूफ कराने में इसके, समझ रहे हैं। अगर हम इसको कराएं तो 15 से 20 मिनट लेक्चर चलेगा आपका, तब समझ में आएगा आपको कि कहाँ पर स्फीयर है, कहाँ सेंटर है। बट अभी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक। अच्छा, अब आते हैं if the radius of spherical curvature is constant, prove that the curve lies on the sphere or has constant curvature। अब इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाए कि if the radius of spherical curvature is constant, curve lies on the sphere, यहां से देखिए curve lies on the sphere, ये भी पॉइंट है। अगर रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर कांस्टेंट है तो कर्व हमारा लाई करेगा स्फीयर पे। दूसरा है कि हैज कांस्टेंट कर्वेचर, हैज कांस्टेंट कर्वेचर, ये भी रिजल्ट आया, देने आपको रिजल्ट याद करने, हैज कांस्टेंट कर्वेचर। तो अब हम यहाँ पर एमसीक्यू बना देंगे, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हो जाता है। तो ये मैथमेटिकल मत जाइए, इसके लिए बहुत डिटेल है इसकी, क्लियर, यहाँ से आप कर सकते हैं। और इस पर तो न्यूमेरिकल नहीं आना चाहिए। अब यहाँ ये आ सकता है कि शो दैट कर्व दिस हैज 6 पॉइंट कॉन्टेक्ट विद द पैराबोला एट द ओरिजिन, ये न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो एक दो न्यूमेरिकल हम अभी आपको नेक्स्ट टर्न पे करवा देंगे इसके, आज न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, आज हम केवल कंसेप्ट पे बात करेंगे। न्यूमेरिकल हम देख लेंगे, जो जो जरूरी न्यूमेरिकल होंगे, जो पूछे जा सकते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम आपके केवल न्यूमेरिकल ही डिस्कस कर लेंगे, राइट। इस क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू में आ सकता है आपके यहाँ। ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर आपसे पूछेंगे
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ऑसिलेटिंग स्फीयर ये सब नहीं पूछेंगे, 1, 2 और 3 ये थोड़ा कम समय में हो सकते हैं आपके क्वेश्चन, तो ट्राई करिएगा, नहीं लगेंगे तो इन क्वेश्चंस को फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे। हमने जो दिया बस वही करिएगा, 1, 2 और 6 वाला कोशिश करिए, नहीं आता तो कल के लेक्चर में ही हम करा देंगे तीनों। फिर आते हैं इन्वोलूप्स एंड इवोल्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इन्वोलूप्स एंड इवोल्यूट्स को आपको बिल्कुल फिगर से याद करा दे रहे हैं। होता क्या है कि दो कर्व होते हैं हमारे, जैसे यहाँ देख लीजिए, कभी और आपको हम कर दें ये वाला, ठीक। ये हमारा एक कर्व है, जैसे ये है, इसको इन्वोलूप करें, इसका हमने टेंजेंट लिया, यहाँ देख रहे ये टेंजेंट है जो ब्लू लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो जा करके दूसरे वाले कर्व पे नॉर्मल का रोल प्ले करे। अगर ये देखें जो ब्लू लाइन है ये आपकी, ये नॉर्मल भी है, ये लाइन आपकी नॉर्मल भी बन रही है, लेकिन इस कर्व के लिए, इस कर्व जिसको रेड से हमने बनाया, जिसको हम इन्वोल्यूट कह रहे हैं, ठीक। और इन इवोल्यूट ये हो जा रहा है आपके पास, क्लियर। नहीं यहाँ पर हमारे पास आ रहा होगा, हाँ ये ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ये देखिए इन्वोल्यूट्स एंड इवोल्यूट्स, तो उसको कहेंगे इवोल्यूट। इवोल्यूट किसको कहेंगे, जिसका आप टेंजेंट ले रहे हैं, और जहां नॉर्मल हो रहा है वो बन जा रहा है इन्वोल्यूट आकर के, ठीक है। तो ये चीज आएगी आपकी, ये आपको समझना है। जैसे इसमें देखिए फिगर और दिया हुआ आपको, जो टेंजेंट लेंगे, देखिए यहाँ टेंजेंट लिया, ये टेंजेंट लाइन है, ये आपका है इवोल्यूट, और जो टेंजेंट लाइन है वो यहाँ देखिए नॉर्मल बन जा रही है, अगर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ये चीज, तो ये हो गया क्या, इन्वोल्यूट। तो एक का टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल बन जाए, तो जिसका टेंजेंट वो इवोल्यूट, और जो जिसके लिए वो नॉर्मल का रोल प्ले करेगा वो इन्वोल्यूट हो जाएगा आपका, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं इस फिगर में इन्वोल्यूट और इवोल्यूट, ये देखिए रेड कलर से जो बना है वो इवोल्यूट है, और उसके जो नॉर्मल्स यहाँ पर आ रहे हैं, टेंजेंट्स बल्कि आ रहे हैं, लग रहा है, और ये इन्वोल्यूट बन जा रहा है आपका। यहाँ जो रेड कलर से है वो इवोल्यूट है, और जो दूसरा कर्व आपका ब्लू दिख रहा है वो इन्वोल्यूट हो जाएगा इसका। इसकी डिफिनीशन समझ लीजिए एक बार क्या होता है। If there is 1-to-1 correspondence between the points of two curves C and C1 such that the tangent at any point of the curve C पर tangent लिया जाए, is normal at the corresponding point of the curve C1, वो normal बन जाए, then C is called an involute of C, right? तो इसको हम involute कहते हैं, किसको, C is called the involute of C1 होना चाहिए ना, ये C1 is called, actually में थोड़ा mistake है यहाँ, C1 is called the involute of C. In other words, we define an involute of a curve that is that curve which cuts each tangent the given curve at a right angle. वो right angle पे जो कट करेगा वो involute हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ से भी एक चीज निकल कर आई, देखिए एक MCQ बन गया आपका। In other words, we can define involute. Involute किसे कहते हैं? An involute is a curve which curve which cuts each tangent to the given curve at a right angle. ठीक, तो इस बात को, लाइन को वो ध्यान समझिएगा, जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि इन्वोल्यूट क्या है और इवोल्यूट क्या है, यानी दो कर्व का यहाँ पर रिलेशनशिप लिया गया है, ठीक। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है R1 इक्वल टू R प्लस C माइनस ST। ये किसकी इक्वेशन है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट C1 ऑफ C, ठीक। ये तो ये एक्चुअली बेसिकली जो इक्वेशन आपकी रही होगी, ये R इक्वल टू सी एस, ये तो C की है, ये C की है, R इक्वल टू आर एस, ठीक। और R1 इज इक्वल टू R प्लस, यहाँ पर वेक्टर लगना चाहिए वैसे इसके ऊपर, R1 इज इक्वल टू R प्लस, ध्यान रखिएगा C माइनस ST, ठीक। S पैरामीटर है, C भी एक कांस्टेंट है आपका, C लिखा है, वेयर C इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, C कांस्टेंट हो जाएगा, S पैरामीटर हो जाएगा। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि दिस शोज द टेंजेंट टू द इन्वोल्यूट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल नॉर्मल टू द गिवन कर्व, वी मे टेक द पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग द इन्वोल्यूट सच दैट T1 इज इक्वल टू n। यानी हम ये भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में कि इन्वोल्यूट का टेंजेंट गिवन कर्व के किसके पैरेलल होता है, इन्वोल्यूट, ये बन सकता है क्वेश्चन, टेंजेंट टू द इन्वोल्यूट इज पैरेलल टू द, यहां पर हम एब्सेंट करते हैं इसको, पैरेलल टू द गिवन कर्व, किसके, बाई नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल, टेंजेंट, एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पर हमारा।
ठीक, तो आपको याद रखना है कि टेंजेंट टू द इन्वोल्यूट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ द गिवन कर्व, वी मे टेक द पॉजिटिव डायरेक्शन इन्वॉल्विंग। तो T1 जो है वो इन्वोल्यूट का टेंजेंट है, n क्या है, प्रिंसिपल नॉर्मल है किसका, गिवन कर्व का, इट इज अ गिवन कर्व प्रिंसिपल नॉर्मल। ठीक, तो T1 जो है आपका वो इन्वोल्यूट का टेंजेंट है, तो वो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ द गिवन कर्व, दैट इज T1 इज इक्वल टू, पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक, जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे इसमें पॉइंट्स बनाते चलिएगा। अब इसके ऑब्टेन कर्वेचर एंड टॉर्सन ऑफ इन्वोल्यूट, अब इनके फार्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि K1 इज इक्वल टू, ये होता है फार्मूला, व्हाट इज K1, K1 इज द कर्वेचर एंड ऑफ इन्वोल्यूट, इन्वोल्यूट जो कर्व आपका है जो बना है, जो कि जिस पर जाकर नॉर्मल परपेंडिकुलर है, उसका जो कर्वेचर है वो टाउ स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 1/2 k टाइम्स c माइनस s। मतलब ये क्या हुआ, ये k जो है वो कर्वेचर किसका है, k इज इक्वल टू कर्वेचर ऑफ गिवन कर्व है। ठीक है, और टाउ क्या है, टॉर्सन ऑफ गिवन कर्व। ठीक, ये आ जाएगा, और c तो कांस्टेंट एस पैरामीटर, दिस इज द कर्वेचर ऑफ इन्वोल्यूट। क्लियर, एक याद ये रखिएगा। अब हमने k निकाल, टाउ भी निकलेगा, टाउ का भी फार्मूला होगा ये है, और इसको टाउ1 से डिनोट किया, उसको k1 से किया हुआ। टाउ1 की वैल्यू कितनी होती है, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, रो सिग्मा रो डैश माइनस रो डैश सिग्मा डैश रो। ठीक है, हाँ, और c माइनस एस रो स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड टॉर्सन ऑफ इन्वोल्यूट। क्लियर, तो आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं इवोल्यूट होता है एक, इवोल्यूट वही है जो मेन कर्व था आपका, एंड इवोल्यूट ऑफ द कर्व इज दैट कर्व whose tangents cuts the given कर्व ऑर्थोगोनली, जो गिवन कर्व होता है उसी को हम लोग इवोल्यूट कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक रिलेशन निकल करके आता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा केवल। ठीक है, और वो रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस टाउ, a प्लस इंटीग्रल ऑफ टाउ ds इज इक्वल टू tan इनवर्स लैम्डा अपॉन a। ये दिस रिलेशन इज इन्वॉल्व्स व्हेन वी स्टडी द इन्वोल्यूट्स एंड इवोल्यूट्स, उसी का इन्वॉल्व करेगा। ठीक, और अगर आप इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो R1, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, R1 इज इक्वल टू R प्लस रो एन प्लस रो कॉट a प्लस इंटीग्रल टाउ ds b। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट C1 of the given curve. For each value of it, there corresponds exactly one evolute. Consequently, a curve has infinitely many evolutes. अब देखिए, एक कर्व के जो है इन्फिनेटली मेनी इवोल्यूट्स हो सकते हैं, गिवन कर्व के बहुत सारे जो है वो इवोल्यूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों के सामने ऑसिलेटिंग प्लेन आ जाएगा, है ना आसान। ऐसे एमसीक्यू हम आपके लिए और भी क्रिएट कर देंगे, इसमें से बना देंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये वाला बताइए 12 वाला क्या आंसर आएगा, ऑसिलेटिंग प्लेन की क्वेश्चन याद है, नहीं याद है सर सी, नहीं भाई, ए। आपको सी लग रहा है, चेक कर लेते हैं। यहाँ ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर के फॉर्म में दिया है, ये बात हमने भी ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, और इसको आप ध्यान से देखिएगा तो सी। हाँ, अगर ये कर्व यहाँ पर आपको r इज इक्वल टू आर एस दिया होता तो फिर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जैसे नॉर्मल प्लेन की बात करें तो क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन ऑन द कर्व एट पी, बी नॉर्मल प्लेन जिसपे टेंजेंट हुआ बी, लेकिन इसपे गलत छपा हुआ है, ये जीरो भी तो होना चाहिए, नहीं ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये r माइनस आर और ये t, ऑप्शन तो सही है आपका। ठीक है, इस तरीके से ये कर सकते हैं, बहुत बढ़िया दिया है ये, मैच द लिस्ट, मैच भी कर सकते हैं आप इसमें कौन किसका है। ठीक,
तो ये मैं ऐसे आपको एमसीक्यू जो है अपलोड भी कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, कुछ हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे आपके साथ में। तो अपना पूरा जो है आप एक रिवीजन कर लीजिए। मैचिंग वाले बहुत ज्यादा है इसके अंदर, मैचिंग से अच्छा है कि हम लोग एक एमसीक्यू बना लेंगे। तो देखिए ये सवाल मैंने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 24 आप देखिए, है ना, इसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए। एक ये हो गया, आर ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ आर डॉट, आर डबल डॉट क्या है, द वैल्यू ऑफ आर डैश। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है कि बिल्कुल है, ये 4 बार लगा हुआ है, देखना पड़ेगा। द कर्वेचर एंड टॉर्सन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स इज, अभी देखेंगे इसको जब करेंगे, अभी आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर आ गया, देयर इज ए 1-to-1 correspondence बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ टू कर्व, देन ये भी आप देख सकते हैं। ठीक, ये पूरा स्टडी कर लेंगे, काफी क्वेश्चन है मुझे लगता है। स्फेरिकल रेडियस की हम बात कर रहे थे, देखिए, है ना, 36, 37 नीचे सारे क्वेश्चंस आपके काम के हैं ये वाले। आई थिंक इसी चैप्टर में आपको लेकर के करीब करीब 47 क्वेश्चंस हैं। तो ये अगर हम आपको पूरे करा देते हैं, पीडीएफ दे देते हैं, तो आप कर ले जाएंगे इसको। आई थिंक ऐसी कोई मुश्किल आपको नहीं आएगी।